नमस्कार, मैं डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया। आज हम फिर आपके सामने हैं और जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं कल फिर नए टॉपिक पर आऊँगी। तो आज हमारा कैंसर रिकवरी गाइडेंस का सेकेंड डे है और उसी की हम सीरीज़ पे बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस किस तरीके का होना चाहिए, वहाँ पे क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि डॉक्टर जो है वो कितने टेस्ट लिख कर देगा और उनको क्या करवाना चाहिए। बिकॉज डॉक्टर्स जब हमें टेस्ट लिख कर देते हैं तो हम अक्सर डर जाते हैं उस चीज़ से कि पता नहीं अब मैं डायबिटिक हो जाऊंगी, अब मेरे साथ थायराइड भी निकल आएगा, अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी मेरे साथ, और इस तरीके से हम लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, आपकी शक्ल पर नहीं लिखा कि आप कितने बीमार हैं कितने नहीं, और आपकी शक्ल को देखकर या फेस को देख के डॉक्टर कभी मेडिसिन नहीं देगा। डॉक्टर आपके टेस्ट से ही मेडिसिन देगा। बिकॉज उनको जो पूरी ज़िंदगी पढ़ाया गया या जितना टाइम उन्होंने कोर्स किया उनको यही सिखाया गया कि इन टेस्ट से आपका पता लग सकता है, ये ब्लड टेस्ट है, ये है। तो जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं हॉस्पिटल में, सबसे पहले तो मैंने इग्नोरेंस की बात करी कि कैंसर में जो है वो जल्दी जल्दी सिम्टम्स नहीं पता लगते और पर्सन इग्नोर करता रहता है अपने आप को। ज़रा सी पेन हुई तो हमने ये खा लिया, वो खा लिया। अगर पेन हो रही है और वो कॉन्टिन्यूसली हो रही है और बहुत टाइम से हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिए उसको। आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कैंसर कहीं भी आ सकता है बॉडी में, किसी पार्ट में भी आ सकता है, वो मुंह में भी आ सकता है, गले में भी आ सकता है। और कैंसर का एक और मैं आपको बता दूं कि कैंसर जेनेटिक भी होता है। 25% जेनेटिक होता है, आपके डीएनए में आता है, और बाकी 75% आपके ऊपर होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। जैसे कि मैं कैंसर विनर हूँ, तो मेरे फादर को भी कैंसर था, लेकिन मेरे फादर को जो कैंसर था वो अलग तरह का था और मेरा कैंसर अलग तरह का था। तो इट्स नॉट अ जेनेटिक। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग बहुत सारे कई स्ट्रेसेस का सामना करते हैं या हमारा काफ़ी टाइम तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता, तो तब हमें कैंसर हो सकता है। तो हमें डाइट बहुत अच्छा लेना चाहिए, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना चाहिए। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं कैंसर होने के। पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, आप इवन टीवी भी अगर बहुत टाइम तक देख रहे हो तो उसकी भी रेडिएशंस आप तक जाती हैं। तो इसके एक कारण नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कोविड हो गया, एक को हो गया तो वो 10 लोगों को कर देगा या 700 लोगों को कर देगा। तो ऐसी कोई ये बीमारी नहीं है। इसकी यही पॉजिटिविटी है कि अगर कैंसर पेट में है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये मेटासिस है, आगे बढ़ने वाला कैंसर है, एग्रेसिव ग्रोथ है, कौन सी ग्रोथ है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस किस तरीके का होना चाहिए? सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं डॉक्टर से, अगर आप अपनी इग्नोरेंस को आपने एक साइड में रख दिया है और अब आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट लिख के देगा, सीबीसी एंड एटसेट्रा। सबसे पहले तो सीबीसी में ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है, क्यों उसमें टीएलसी बढ़ा हुआ आता है। टीएलसी यानी कि इन्फेक्शन का नाम है। अगर ब्लड में इन्फेक्शन है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। डब्ल्यूबीसीज बढ़े हुए आ सकते हैं, और आरबीसी और हीमोग्लोबिन से ही काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये पर्सन के अंदर क्या बीमारी हो सकती है। एलएफटी है, उससे पता लग जाता है कि लिवर आपका कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं। इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपका वाकई में ऐसा है कि पेन ठीक नहीं हो पा रहा, या आपके पेट में स्टमक में पेन है। एक्चुअली स्टमक के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। लेडीज़ तो स्पेशली समझ ही नहीं पाती कि किस तरफ जाए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं कि गैस्ट्रो वाले के पास जाएं।
तो हमेशा बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि आप पहले गैस्ट्रो वाले के पास जाइए, ताकि अगर आपके कुछ इस तरीके के पेन्स हो रहे हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पीरियड्स ठीक आ रहे हैं बिल्कुल, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको गैस्ट्रो के पास जाना चाहिए। अगर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीरियड्स रुक रुक कर आ रहे हैं या टाइमली नहीं आ रहे, देन आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आंखों में प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली आप आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको यही नहीं पता लगता कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस तरीके के ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट मिले, बिकॉज ट्रीटमेंट के अंदर ही बहुत देर हो जाती है, टेस्ट के अंदर ही इंसान 2-3 महीने आगे निकल जाता है और क्या होता है, वो स्टेज बढ़ जाती है। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं बहुत सारे टेस्ट करवा रही थी लेकिन कहीं भी कुछ निकल के नहीं आ रहा था। आफ्टर देन जब मेरी कलोनोस्कोपी हुई, देन पता चला कि हाँ, ये कैंसर है। तो इसी तरीके से मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि लोग अवेयर हों और जल्दी से जल्दी कैंसर को पकड़ पाएँ, और कैंसर को अगर जल्दी पकड़ पाएंगे तभी आपका इलाज होगा, नहीं तो इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैंसर के पकड़ने के यही तरीके हैं। अगर आपको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनीमिक हैं तो सबसे पहले हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, जैसा मेरे साथ हुआ था। मैं पहले अनीमिक हो रही थी तो सबसे पहले मेरे आयरन टेस्ट हुए, तो आयरन भी कहीं से कहीं निकलता जा रहा था। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है, जो आपका ब्लड जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। उसकी वजह ये है कि आज की डेट में सबके पास वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं। वेस्टर्न टॉयलेट्स में हम नहीं देख पाते कि ब्लड कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। टॉयलेट के ज़रिए हम नहीं देख पाते। पहले इंडियन टॉयलेट्स हुआ करते थे तो उसमें लोगों को पता चल जाता था कि टॉयलेट में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं निकल रही। तो मुझसे जब डॉक्टर पूछते थे तो मैं उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाती थी। तो उसके लिए बेस्ट है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाइए, जिसको सीबीसी बोलते हैं, पूरी सीबीसी का टेस्ट करवाइए, जिससे ये चीज़ें पता लग जाएंगी। दूसरा मैं बोलना चाह रही हूँ कि आज की डेट में लोगों को फूड एलर्जीज बहुत हैं। तो फूड एलर्जीज से भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं आपको कैंसर ना हो और सिर्फ फूड एलर्जी ही हो। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को भी नोटिस कीजिए कि कहीं किसी चीज़ के खाने की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों को ये भी होता है और कई कई साल को फूड एलर्जी समझ नहीं आती है। आज की डेट में ग्लूटेन एलर्जी है, राइस एलर्जी है, व्हीट एलर्जी है और पता नहीं कितनी एलर्जीज हैं, किसी को पीनट एलर्जी है। तो इस तरीके की आप अवेयरनेस अपने अंदर ला सकते हैं। तो हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें और दुनिया जो है, जितनी भी दुनिया है, वो बिल्कुल ठीक रह सके, हेल्दी रह सके। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने जा रही हूँ वो यही है कि अपने ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल ठीक रखिए, तो आप अपना डीएनए चेंज कर सकते हैं। मैंने अपना डीएनए बिल्कुल चेंज किया है। मैं 4 स्टेज पे कैंसर था और मैं अपने आप को बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई हूँ और आज मैं डाइटिशियन हूँ, इसी वजह से, क्योंकि मुझे ये सीखने का शौक था कि क्या हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है। तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा काम न्यूट्रिएंट्स का ही है। अगर हमारा लाइफस्टाइल और हमारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को बिल्कुल सही मिलता है बचपन से लेकर अब तक का, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। थोड़ा बहुत तो छोटा मोटा बीमारी तो आती रहती है, लेकिन इस तरीके की बड़ी बीमारियां, यानी डायबिटीज़ हो गई और आपका थायराइड हो गया, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के अंदर आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आप एक्टिव रहेंगे और अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। दूसरा मैं बात करने जा रही हूँ बहुत सारे टेस्ट की। तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं या डॉक्टर के पास पेशेंट्स जाते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो डॉक्टर सबसे पहले बेरियम अनीमा टेस्ट कराते हैं। अगर स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो बेरियम अनीमा टेस्ट करवाते हैं, देन एंडोस्कोपी आ जाती
जाता है, अपर एंडोस्कोपी आ जाता है। एंडोस्कोपी ऊपर से एक एंडोस्कोप डालते हैं, उसके अंदर कैमरा लगा होता है जिससे वो देख लेते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और उसके लिए भी वो एनेस्थीसिया दे देते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता कि एंडोस्कोपी हो रही है। और अपर एंडोस्कोपी में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाता है उसके अंदर। देन है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। सिटी स्कैन और कोलोनोस्कोपी, ये दोनों टेस्ट बहुत बढ़िया है। अगर कोई पर्सन अपने होल स्टमक का या होल बॉडी का सिटी करा लेता है तो समझिए उसकी, समझ लो, एक ही टेस्ट में सारी बीमारी निकल जाती है, यानी कि पता लग जाता है, डिटेक्ट हो जाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। MRI में भी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पैट स्कैन है। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कैन्स हैं जो आज की डेट में साइंस ने जो तरक्की करी है, तो इन टेस्ट से सब कुछ पता लग जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी है, अगर किसी को लोअर एब्डोमेन में पेन है तो सिग्मोइडोस्कोपी भी करवा सकता है, जिससे लोअर इंटेस्टाइन एंड सिग्मोइड वगैरह नीचे का रेक्टम इसमें क्लियर नज़र आ जाता है। सेम प्रोसीजर है वही, उसके अंदर भी कैमरा लगा होता है जो डॉक्टर्स उस चीज़ को देख पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है अंदर। तो इस तरीके के टेस्ट हैं। डॉक्टर्स सिटी अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ फिगर आउट ही हो पाता है। अल्ट्रासाउंड में प्रॉपर टेस्ट हम नहीं उसको बोल सकते, उसमें सिर्फ इतना बताते हैं कि आपका किडनी का साइज़ कितना है, कहीं वो तो नहीं बड़ा हुआ, लिवर का साइज़ कितना है, ये सब चीज़ें बताते हैं अल्ट्रासाउंड में। तो मेरे हिसाब से, मेरी परसेप्शन के हिसाब से, कि अगर किसी को बहुत वर्स्ट सिचुएशंस हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और कॉन्टीन्यूसली पेन हो रहा है कहीं भी, तो उसको सिटी करवाना चाहिए, सिटी स्कैन करवाना चाहिए, ताकि वो पेन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो डिटेक्ट जल्दी से हो जाए। जितनी जल्दी डिटेक्शन होगा उतनी जल्दी ही वो चीज़ को पकड़ पाएंगे डॉक्टर्स और उतनी जल्दी इलाज हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं हर टॉपिक में यही बात करती हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आज की डेट में अगर हम देखें, कोविड के दौरान हम क्या ले रहे हैं, प्रिवेंशन ही ले रहे हैं, अपने घरों के अंदर बैठे हैं लॉकडाउन के अंदर। लेकिन अगर ये कैंसर जैसी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, जो तरह तरह की बीमारियां हैं, थायराइड है, क्योंकि जब ये बढ़ जाती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो जब ये प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट करती हैं तो क्यों ना हम आज से ही अपना लाइफस्टाइल और अपना डाइट के ऊपर ध्यान रखें, ताकि ये बीमारियां ही ना हो और आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ऐसा दे पाएँ ताकि वो बच्चे जो हैं वो हमेशा हेल्दी रहे, वो किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। देखिए, प्रेगनेंसी में भी माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने बच्चों का, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसमें भी अपनी डाइट के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो बच्चा जो है। और देखिए, बड़ी आसान सी बात है, हम सोचते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते और ना कभी ध्यान देते हैं इस चीज़ पर। माँ के पेट में बच्चा 9 महीने पलता है और 9 महीने माँ अपने ही खाने से उसको सींचती है। तो क्या हमारा पूरा शरीर उस खाने से ही नहीं सींचा जाता? बड़े हो जाते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो किसके बलबूते? क्या हम सिर्फ सप्लीमेंट्स खाते हैं या सिर्फ दवाइयाँ खाते हैं? तो हम खाना रोज खाते हैं, खाने के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन राइट फूड इज़ वेरी नेसेसरी। अगर हम सही खाना खा रहे हैं हम कभी बीमार नहीं होंगे। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। इस चीज़ का हमेशा, क्योंकि पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ही जिया करते थे, वो सूर्य के हिसाब से जिया करते थे। सूर्य आया है तो उनका दिन शुरू है, सूर्य डूबा है तो उनका दिन खत्म है। तो ये चीज़ों पर अगर हम आज भी अमल करेंगे तो कोविड जैसी बीमारियां हमारे दुनिया में नहीं आएंगी, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आएंगी। और अगर साइंस ने तरक्की करी ही है तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट आ गया है। किसी को ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि हाँ कि कहीं सर्वाइकल कैंसर ना हो, तो पैप स्मीयर टेस्ट है, उसके लिए बहुत सारी वैक्सीनेशंस बनी हुई हैं। तो आप प्रिवेंशन की तरफ जाइए।
और भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर 30 साल से ऊपर की लेडी 40 इयर्स के बाद मैमोग्राफी होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए 40 इयर्स के बाद एवरी ईयर आप मैमोग्राफी का टेस्ट करवाइए। 30 इयर्स के बाद सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट ज़रूर करवाइए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी सावधानियां हैं। अगर हम सावधानियों से थोड़ा सा देखेंगे इन सावधानियों को और चेक करेंगे तो हम बिल्कुल सही पाए जाएंगे और आगे चलकर भी हम उस पर काम कर पाएंगे। बिकॉज हमेशा इम्यूनिटी की बात करती हूँ, अगर इम्यूनिटी ही कम होगा तो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो सकती हैं, कोई भी बीमारी हमें हो सकती है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो अपनी इम्यूनिटी पे बचपन से ही वर्क करना शुरू कीजिए, आज से ही वर्क करना शुरू कीजिए। हर चीज़ खाइए। हमारे भारत देश के अंदर इतने सारे स्पाइसेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो किसी देश के अंदर नहीं है। तो आप लोग आज से ही अपने न्यूट्रिएंट्स पे काम कीजिए और अपनी आने वाली जनरेशन को बचाइए। तो हमारा सिर्फ मकसद यही है, अवेयरनेस को फैलाना और कोशिश यही करना कि हम आने वाली जनरेशन को बचा सकें और आने वाली जनरेशन के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां नहीं हों। क्योंकि कैंसर एक को होता है और गरीब सब लोग हो जाते हैं, पूरी फैमिली गरीब हो जाती है। कैंसर जो है सबसे बड़ा एक वो बन गया है कि उसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, इंसान की पूरी पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन हम पर्सन को नहीं बचा सकते। तो बस, और आपको एक चीज़ और स्पेशली बता दूं कि कैंसर से मौतें बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे देश के अंदर, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये दो ऐसे कैंसर्स हैं जिसके ऊपर अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो हम आज उसका यूज़ करें और सही से डायग्नोसिस करें और अपने आप को कभी भी इग्नोर नहीं करें। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आज इतना ही, और कोशिश कीजिए इस चीज़ को शेयर करने की ताकि लोग अवेयर हो सकें। आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यूथ है, वो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। आज से ही अगर आप उन पर वर्क करेंगे, आज से ही उनको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी चीज़ें खिलाएंगे, तो वो आगे भी चलकर वही चीज़ें खाएंगे। अगर आप आज से उनको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे और इस तरीके का जंक फूड खिलाना शुरू करेंगे, तो वो कभी भी रोटी, सब्जी और दाल नहीं खाएंगे। वो वही चीज़ें खाएंगे क्योंकि जो आपने खिलाई हैं। तो आप कोशिश कीजिए प्रेगनेंसी से लेकर आखिर तक उन बच्चों को सब कुछ खिलाएं। करेला भी खिलाएं, बिकॉज आज के बच्चे करेला नहीं खाते हैं, घिया नहीं खाते, तोरी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि माँ को पसंद नहीं है। तो आप आज से ही अपने ऊपर ये वर्क करना शुरू कीजिए, तो आप 100% है किसी भी तरीके की बीमारी का शिकार नहीं होंगे। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।